हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम रोशन कुमार झा, जैसे आप सब जानते हैं। गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किसी पॉलीमर से रिलेटेड ही, बट ये मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट है जो मैंने बायोमटेरियल के लिए यूज़ किया था। और बायोमटेरियल के लिए मैंने ये प्रस्ताव दिया था, जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। बट ये जो प्रोजेक्ट जिससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अभी तक की रिसर्च है जो मैंने पता किया है। उस रिसर्च को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं। गाइज, बेसिकली मेरा जो एम है टू प्रोड्यूस अ आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क यूजिंग अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाउ कैन डू दैट? सो विदाउट टाइम वेस्टिंग सबसे पहले बताएंगे स्पाइडर सिल्क होते क्या है। बेसिकली स्पाइडर सिल्क का यूज हम कैसे कर सकते हैं। गाइज, स्पाइडर सिल्क इज नथिंग बट इज द प्रोटीन स्पर्म। द स्पर्म बाय द स्पाइडर यूज देयर सिल्क टू मेक अ वेब और अदर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, विच इज फंक्शन एज स्टिकी नोट्स टू कैच अदर एनिमल्स, or has a nest or a cocoon to protect the offspring or to wrap up prey. They can also use their silk to suspend themselves and to float through the air or to glide away from a predator. Most spiders vary thickness and stickiness of their silk for different uses. So guys, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पता करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं किस स्पाइडर पे बेसिकली रिसर्च कर रहा हूँ। और वो स्पाइडर पे रिसर्च करने का मेन कारण है वेब, क्योंकि हमें सिल्क चाहिए। तो वो सिल्क हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क और सिर्फ और सिर्फ एक ही से मिलेगा, वो होगा नेफिला। नेफिला इज द जीन्स ऑफ एर्नीमॉर्फ स्पाइडर नोटेड फॉर द एक्सपेंसिव वेव्स दे वीव। नेफिला कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस स्पीसीज फाउंड इन वार्मर रीजन, जो काफ़ी गर्म एरिया में पाया जाता है। बेसिकली ये जो होता है काफ़ी गोल्डन सिल्क वॉर्ब भी इसको हम कहते हैं, और इसे जायंट वुड स्पाइडर या बनाना स्पाइडर्स के तौर पे भी हम इसका नाम बुलाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। गाइज, प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गाइज, जो स्पाइडर सिल्क होता है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस किस को ये नहीं पता है कि स्पाइडर सिल्क काफ़ी इनक्रेडिबल टफ होता है और स्ट्रॉन्गर होता है बाय वेट देन स्टील। स्टील के वेट के मुकाबिक में अगर हम स्पाइडर सिल्क का करें तो वो 5 टाइम स्ट्रॉन्गर और वेट उसका ज़्यादा होता है और टफर होता है एज कम्पेयर टू स्टील। सो ये क्वेश्चन किस किस को नहीं पता था, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वांटिटिवली स्पाइडर सिल्क इज अ 5 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील ऑफ द सेम डायमीटर। हम जानते हैं कि क्वांटिटिवली स्पाइडर सिल्क 5 टाइम गुना है, जैसे मैंने बताया। सेम डायमीटर अगर स्टील हम यूज़ करें और सेम डायमीटर का करें, तो दोनों का कंपैरिजन अगर सेम चीज़ों पे करेंगे तो अगर ये ज़्यादातर स्पाइडर सिल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। अभी कैसे निकलेगा मैं स्ट्रक्चर में बात करूंगा। ये इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट बीइंग अ बोइंग 747। गाइज, बोइंग 747 अगर किसी को पता नहीं हो, ये कुछ नहीं है। 747 बोइंग एक हमारा जो 747 बोइंग है वो जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा एरोप्लेन है जिसको स्टॉप करने के लिए, फ्लाई करने के लिए सिंगल पेंसिल विद स्टैंड और स्पाइडर सिल्क को यूज़ किया गया था, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज अ कैवलर। सर, कैवलर अगर आप नहीं जानते होगे तो गाइज मुझे कमेंट में करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कैवलर काफ़ी टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर है जो हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर भी गिना जाता है, जिसकी मैं हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर की सीरीज में आगे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो वेट एंड वॉच। सो गाइज, इट इज़ अ फाइनर देन द ह्यूमन हेयर। ये काफ़ी फाइन होता है ह्यूमन हेयर के मुताबिक में, और इसका जो थ्रेड होता है वो काफ़ी माइक्रोन्स में होता है डायमीटर के मुकाबले में। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकता है -40 डिग्री सेल्सियस पे भी। मतलब कि इस स्पाइडर सिल्क का हम सियाचिन जैसे एरियाज में भी इस स्पाइडर सिल्क का यूज़ कर सकते हैं गाइज। सो स्पाइडर सिल्क इज ऑल्सो वेरी इलास्टिक, वेरी कैप्चर सिल्क, स्टिकी सेल फॉर अ कैप्चरिंग प्रे, रिमेन्स ब्रोकन आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड 2 or 4 टाइम्स इट ओरिजिनल लेंथ। 2 या 4 गुना ज़्यादा बिना टूटे वो स्ट्रेच हो सकता है अपने ओरिजिनल शेप से गाइज। और ये काफ़ी स्टिकी होता है, इसके कारण वो कभी भी किसी भी अपने जानवर को जिसका भी शिकार करता है स्पाइडर, उसको ईजिली वो पकड़ लेता है अपने सिल्क से। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ये काफ़ी हम ये पता ही कर चुके हैं, ये काफ़ी टफर है, लेकिन एक इसमें है सबसे वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्क वॉर्म सिल्क। आजकल सिल्क वॉर्म सिल्क पे भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है गाइस, बहुत लोग कर रहे हैं। बट सिल्क वॉर्म को हम फार्म कर सकते हैं, बट स्पाइडर सिल्क का एक लिमिटेशन ये भी है कि हम इसको फार्म नहीं कर सकते। यही कारण है कि मैं आर्टिफिशियल बनाने की सोच रहा हूँ। और ये आर्टिफिशियल कैसे बनेगा आगे आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, दूसरा पॉइंट अगर ये कहता है कि जो इट इज सिंपल टू सी वाई स्पाइडर सिल्क इज सच इंटरेस्ट टू मटेरियल केमिस्ट सिंस न्यू अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग फाइबर बेस्ड ऑन द सिल्क कुड बी डेवलप्ड। ये क्यों कहा गया है कि स्पाइडर सिल्क क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया जाता है इस मटेरियल में, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी न्यू अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग फाइबर बेस्ड है
सिल्क कुड भी जो डेवलप किया जा सकता है। ऐसा है हम डेवलप कर सकते हैं इस तरह के सिल्क को कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट के तौर पे आ सकता है काम में। यही कारण है लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम भी तो इंटरेस्ट उसी में लेते हैं ना जो ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टफर होता है। सो इसलिए इसमें हम ले रहे हैं। गाइस टफेस्ट सिल्क इज़ अ ड्रैगलिंग सिल्क। देखिए गाइस ड्रैगलिंग सिल्क क्या होता है, जो हमारा स्पाइडर होता है, नेफिला स्पाइडर या कोई भी स्पाइडर, इसके अंदर 7 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। मतलब मेल्स में तो 3 तरह की एटलीस्ट कम से कम पाए जाएंगे और फीमेल्स में 4 तरह के जो एक एक्स्ट्रा होता है। लेकिन उसमें से सबके नेम अलग अलग होते हैं और वो सिर्फ अलग अलग ऑर्गन से निकलते हैं। उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ड्रैगलिन जो होता है इसका ड्रैगलिन ऑर्गन से निकलता है। वो ड्रैगलिन ऑर्गन क्या होता है उसको मैं आगे बताऊँगा। सो ये ड्रैगलिन सिल्क जो है हम इसी पे काम करेंगे। काफ़ी टफेस्ट सिल्क होता है जिसका हम यूज़ करेंगे। हमें यही वाला सिल्क चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा इसके यूजेस। गाइस यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यूजेस में काफ़ी वेराइटी ऑफ फंक्शंस है। स्वेटिंग सिल्क फॉर रैपिंग के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए उस प्रेस को जिसको वो मारने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। वेब्स फॉर कैचिंग अ प्रे यूजिंग स्टिकी सिल्क। स्टिकी सिल्क को कैच करने के लिए इलास्टिसिटी अच्छी होती है जो ब्राउंडिंग कर सकते हैं ऑफ वेब को। ड्रैगलिन के लिए वी यूज टू कनेक्ट टू स्पाइडर वेब एज सेफ्टी लाइन इन केस स्पाइडर शुड फॉल। मतलब पैरासूट के तरह ड्रैगलिन को हम काम कर सकते हैं। पैरासूटिंग और बलूनिंग के तरह हम बलूनिंग और पैरासूटिंग सिल्क को यूज़ कर सकते हैं। और फूड सोर्स को पकड़ने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और फाइंड करने के लिए जो किस एरिया में हमारा फूड सोर्स है। इसके अलावा यूजेस में सेल्टर्स, अपने सेल्टर्स को बनाने के लिए और नेस्ट को बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो इसको नेस्ट या सेल्टर टाइप्स हम वेव कहते हैं। एग सैक के लिए और मैटिंग के लिए जो मेल और स्पाइडर्स होते हैं उनके स्पर्म्स होते हैं वेव्स के जरिए वो डिपॉजिट हो जाते हैं फीमेल के ऑर्गन्स तक और वो अट्रैक्ट करते हैं उनके मेट करने के लिए फीमेल्स के सेक्स फेरोमोन्स को। इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन गाइज कभी भी 7 टाइप के, जैसे मैं बता चुका हूँ 7 तरह के सिल्क्स होते हैं और 7 तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो वे प्रोड्यूस करते हैं। बट एक ही स्पिन रेट से, स्पिन रेट अब होता क्या है मैं इसको आगे बताने वाला हूँ गाइज। एक ही तरह के स्पिन रेट से अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह के हमारे ये निकलते हैं सिल्क्स। सो एचिनिफॉर्म ग्लैंड जो होता है वो स्वातिन सिल्क जो मैं बता चुका हूँ। साइलिंड्रिफॉर्म ग्लैंड जो होता है वो एग सैक सिल्क निकालता है। एमोप्लेट ग्रेड का मेजर और माइनर 2 होते हैं तो ये हो गया। नॉन स्टिकी ड्रैगलिंग सिल्क निकालता है जो माइनर्स के कंपैरिजन में हाफ स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब मैं बात करूँ पेरिफॉर्म ग्लैंड। पेरिफॉर्म जो होता है वो अटैचिंग थ्रेड के लिए यूज़ किया जाता है और अटैचमेंट डिस्क के तौर पे यूज़ किया जाता है और वो एंकर करने के लिए सरफेस से एंकर करने के लिए थ्रेड के तौर पे यूज़ किया जाता है। और फ्लैजिमेंट ग्लैंड से कोर फाइबर और स्टिकी सिल्क निकलता है जो हम प्रेस को पकड़ने के लिए भी यूज़ करता है स्पाइडर्स। एग्रीगेट ग्लैंड से हमारा आउटर पार्ट स्टिकी सिल्क निकलता है जो ड्रॉपलेट और एडहेसिव सब्सटेंस को डिपॉजिट कर पाता है उस थ्रेड तक। जो ग्रेन होते हैं वो लोकेटेड होते हैं लोअर साइड ऑफ एबोडोन के। हमारे जो आप जैसे कि ये इमेज देख सकते हैं ये एबोडोन का पूरा पार्ट है, ये एबोडोन है। अगर आपको इमेज नहीं दिख रहा होगा सही से तो ये एबोडोन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एबोडोन का पार्ट है इधर तक। ये सेफ्लोथ्रोडेक्स हो गया, ये एबोडोन का ये इंटेस्टाइल हार्ट हो गया। इसके अंदर देखिए गाइस ये स्पिन रेट है, ये स्पिन रेट है। एक ही तरह का स्पिन रेट गाइस इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर ग्लैंड 7 है। आपको क्या लगता है 7 स्पिन रेट होंगे? नहीं, इसी स्पिन रेट से सारे निकलते हैं। लेकिन सिचुएशन पे अगर मुझे नेस्ट बनाना है तो नेस्ट टाइप का, मुझे किसी को पकड़ना है तो पकड़ने के तरह से हम मुझे सिल्क छोड़ना है। मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से ये सिल्क छोड़ता है गाइस। सो इसके अलावा जो इसकी यूजुअली पेयर्स होते हैं वो स्पिन रेट वो बिटवीन 1 से 4 के बीच पे होता है। वो डिपेंडिंग करता है उस स्पीसीज़ पे भी, जो किस तरह का स्पीसीज, जैसे नेफिला है उस पर डिपेंड करते हैं या फिर कोई भी और स्पीसीज हुआ वो किस रीजन में पाया जाता है और उसके फूड स्पीसीज पे भी वो डाइट किस तरह से ले रहा है। जो एग्जिस्ट करते हैं स्पिंगोट्स के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं जो मोबाइल फिंगर लाइक प्रोट्रक्शन की तरह, जैसे गाइस फट बिल्कुल गोलियों की तरह निकालता है। ये रिजल्ट सिल्क जो होता है वो इमर्ज होता है सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं। जो स्पिगोट्स होते हैं वो बहुत सारे फाइबर्स को बॉन्ड करते हैं साथ में जो एक केबल जैसी संरचना को बनाते हैं जिसके कारण वो काफ़ी मोटा मतलब मजबूत और लचीला दिखता है। और गाइज इसमें एक चीज़ हो रहा है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो फेंकेंगे और जितनी ज़्यादा टाइटर होगी स्ट्रेंथ बनाने में उस सिल्क को उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर। अगर वो ढीली तरीके से फेंकेंगे टाइटर नहीं होगा तो सिल्क भी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है।
गाइज अब मैं बात करूँगा केमिकल स्ट्रक्चर। गाइस केमिकल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर, तो गाइज ध्यान में रख लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप डील ही नहीं कर सकते कभी भी किसी भी रिसर्च में, क्योंकि अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर पता होगा तभी जाके आप किसी भी केमिकल्स फॉर्मुलेशन से आपको कैसे करना है, सब कुछ केमिकल तो आएगा ही, तो केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता होना ही चाहिए। सो अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की। गाइस बेसिकली देखिए, मैंने जैसे बताया प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है, बायोपॉलीमर, हम सब जानते हैं। और ड्रैगनिंग सिल्क जो है वो गोल्ड और भी वीवर स्पीडर है, और साइंटिफिक भी इसको रिसर्च इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पॉलीमर है और पॉलीमर स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या होता है कि जो नेचुरल पॉलीमर है बायोपॉलीमर, क्योंकि जैसे प्रोटीन है, जैसे हमने बात किया कि ये प्रोटीन स्पन है, सिल्क जैसा है, तो गाइस प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स क्या है, एज अ एक्ट कर रहा है एज आप जैसे देख सकते हो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और पॉलीमेरिक प्रोटीन होता है जो स्क्लेरो प्रोटीन ग्रुप का होता है, जो हमारे कोलेजन के और लिगामेंट्स में भी पाया जाता है, और हमारे कैरेटिन और नेल्स में भी पाया जाता है। ये हमारा सिमिलर है, यही कारण है कि हम इससे रिसर्च कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड सिमिलर है। ये प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं बनाने में। देखिए गाइस एलानाइन और साइटोसिन, ये आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है ये फिब्रोइन से बना होता है, जिसका मोलिकुलर वेट कुछ ये रहा 2 लाख से 3 लाख के बीच। जो कॉम्बिनेशन होता है स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2, 2 स्पीडरोइन, मतलब कि सपोज कीजिए कोई भी प्रोटीन है ड्रैगनिंग सिल्क का, हम सब जानते हैं जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, और जो अमीनो एसिड्स अपने चेन बनाते हैं लंबी चेन, और वो जो लंबी चेन गाइस बनाते हैं उसकी जो संरचना होती है वो प्रोटीन फॉर्म करती है अमीनो एसिड, तो उसको हम प्रोटीन कह देते हैं। तो वो अमीनो एसिड्स क्या हुआ, वो मोनोमर हुआ, सब मोनोमर लिंक्ड हुए, पॉलीमर बना, जो पॉलीमर हुआ उसको हम प्रोटीन कह रहे हैं। और जो प्रोटीन है गाइस बेसिकली वो फिब्रोइन से बना होता है, जिसकी मात्रा कम से कम 2 लाख से 3 लाख मोलिकुलर वेट में होती है, जिसको कॉम्बिनेशन हम जो फिब्रोइन होता है वो कॉम्बिनेशन, फिब्रोइन ऐसे नहीं बनता, फिब्रोइन को भी आप तोड़ दीजिए, अगर आप तोड़ देंगे तो ये स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2 में टूट जाएगा। अगर स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2 में अगर वो टूट गया तो वो क्या बनाएगा गाइस, वो एग्जैक्ट कंपोजिशन हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इंक्लूडिंग स्पीसीज और डाइट पे, जो इसकी कंपोजिशन क्या है। सो स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2 वो एग्जैक्ट कंपोजिशन हम डिपेंड करती है हमारे स्पीसीज पर और उसकी डाइट पे भी, जो प्रोटीन की कंपोजिशन उसमें क्या क्या है। फिब्रोइन जो होता है वो कंसिस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 42% ग्लेसिन ये रहा, और 25% एलानिन, ये एलानिन जो मेजर अमीनो एसिड के तौर पे काम करता है। इसके अलावा भी काफ़ी अमीनो एसिड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स हम कह सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ग्लूटामिन, सेरेन, ल्यूसीन, वेलेरिन, प्रोलिन, टायरोसिन एंड अर्जिनिन। स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2 डिफरेंटली मेनी करते हैं उसके कंटेंट और प्रोलिन और टायरोसिन के। जो स्पीडरोइन 1 है और स्पीडरोइन 2 है, इन दोनों ये जो इसके जो कंटेंट है ना, इसके कंटेंट वेरी करते हैं हमारे प्रोलिन और टायरोसिन नामक जो अमीनो एसिड्स होते हैं इस पे डिपेंड करते हैं। सो अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पीडरोइन की। स्पीडरोइन का स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म है गाइस। स्पीडरोइन का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, सिंपली समझाना चाहूँगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि एक रिसर्च वर्क है, इसको आप पढ़ेंगे खुद से रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए सिंपल समझाऊंगा। गाइस स्पीडरोइन क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्पीडरोइन 1 और स्पीडरोइन 2, तो एक आप स्पीडरोइन 1 और 2 हटा दीजिए, 2 पार्ट में है ना, 1 और 2 हटा दीजिए, सिर्फ स्पीडरोइन को याद रखिए। स्पीडरोइन क्या होता है, कंसिस्ट होता है, वो कंटेन करता है पॉलीएनालाइन को। पॉलीएनालाइन हो गया मतलब कि सिर्फ एलानाइन से बनने वाले, एलानाइन मोनोमर मतलब एलानाइन अमीनो एसिड से बनने वाले क्या हो गया, प्रोटीन। जो रीजन जहाँ पे 4 से 9 एलानिन के लिंक्ड होते हैं और एक साथ बना के ब्लॉक बनाते हैं, और उसको हम पॉलीमर कह देते हैं, प्रोटीन कह सकते हो क्योंकि वो पॉलीमर है। उसके अंदर इलास्टिसिटी जो होती है स्पाइडर सेल के अंदर, वो ग्लिसिन रीजन के कारण होती है। ग्लिसिन के रिच रीजन के कारण उनके अंदर काफ़ी इलास्टिसिटी पैदा होती है, और इसके अंदर हमारा क्रिस्टलिनिटी आता है। इसके सीक्वेंस जो होते हैं वो 5 अमीनो एसिड से होते हैं और उसी को वो रिपीटेड होते हैं। और ये जो उसका जो 180 का जो टर्न होता है, जैसे आप देख सकते हो ये 180 का जो टर्न होता है गाइज, ये स्पीडरोइन का ही स्ट्रक्चर जिसको प्रोटीन कहते हैं, वो बी टर्न भी कहलाता है। और हर सीक्वेंस के बाद एक बी टर्न आता है जिसको रिजल्ट में इसको बी स्पाइरल भी कहते हैं, और ये कैप्चर सिल्क के तौर पे भी काम करता है। और मोस्ट इलास्टिक काइंड होने के कारण ये 43 रिपीट्स होते हैं एवरेज। इसको हम एक्सटेंड 2 से 4 टाइम जैसे मैं बता चुका हूँ, और 200% से ज़्यादा तक ओरिजिनल लेंथ से वो एक्सटेंड हो सकता है। जहाँ पे हम अगर बात करें सिल्क अलग ड्रैगलिन सिल्क का क्या होता है कि वो 30% ओरिजिनल लेंथ से एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड अबाउट 30%। और उसका जो ग्लिसिन रीजन होता है वो काफ़ी रिपीटेड सेगमेंट का होता है, जो कंसिस्ट 3 अमीनो एसिड्स को सिर्फ कंसिस्ट करता है। यहाँ पे 5 अमीनो एसिड्स को कंसिस्ट करता है गाइज स्पीडरोइन।
और जो हमारा जिसके कारण जो टर्न होता है हर के बाद में टाइटी और हेलिक्स होता है, और टाइटी हेलिक्स होने के कारण में इसका ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो पैरेलल और पॉलीएनालिन और स्पाइरल लीजन का जो होता है वो ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर अकर हो जाता है। ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा, जैसे लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अमरफा स्ट्रक्चर इज द ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पाइडर सिल्क की। गाइस स्पाइडर सिल्क है क्या? गाइस स्पाइडर सिल्क की बात कर रहे हैं ना हम ओवरऑल, मैंने अंदर बता दिया, आप थोड़ा बाहर का भी बताते हैं ना। तो स्पाइडर सिल्क एक, जैसे आप देख सकते हो, फ्लूइड डॉप लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन जो होता है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल का वो मूव करता है फ्रीली, ये इन ऑर्डर में कि रिटेन कर सके लॉन्ग एक्सिस को, मॉलिक्यूल को लाई करे पैरेलली, जिसके कारण क्या होता है क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी जो होती है उसकी, मतलब क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो, रबरीनेस हो, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है पैरेलल होने के कारण। इसके कारण क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये फाइबर एक्सिस के पैरेलल है पॉलीएलानाइन फाइबर एक्सिस के। इस स्पोरेंडम मॉलिक्यूल क्या होता है, कोइल्ड अप होते हैं रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में सोलूमेन ऑफ एंड लेटर अनकॉइल्ड टू फॉर्म अ सिल्क। पहले क्या होते हैं, ये रॉड की तरह बने होते हैं गाइस, रॉड की तरह कॉइलिंग की तरह होते हैं, जैसे मैंने दिखाया जो स्पीड्रॉइन होता है, जैसे कि आपने दिखाया रॉड की तरह। लेकिन एक टाइम आता है जब ये अनकॉइल हो जाते हैं और एक सिल्की फॉर्म ले लेते हैं गाइस, ठीक है, सिल्की फॉर्म ले लेते हैं ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द नैरोइंग ट्यूब टू स्पिन रेड प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलाइन होते हैं पार्शियली क्रिस्टलाइजेशन के लिए। फिर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो पार्शियली क्रिस्टलाइज होने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एमरफस नेचर भी आने लग जाता है, मतलब ब्रिटलनेस गाइस जो खतरनाक है। और जो असेंबली मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे पॉलीएनालाइड का जो रीजन होता है वो लिंक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और वो फॉर्म करता है और प्लेटेड बी सीट को, जो हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन रीजन के होते हैं, और जिसके कारण जो बी सीट होता है वो एक्ट करता है क्रॉसलिंक, जो बी सीट होता है वो एक्ट करता है क्रॉसलिंक बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल और इम्पार्ट करता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल ऑन दिस सिल्क, और ये फिर हमारी हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ की सिल्क की बढ़ा देता है और वो इम्पैक्ट करता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, ये रहा हाइड्रोजन वाया हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यहाँ पे क्रिस्टलिनिटी आएगी और ये टेंजाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा इस सिल्क की, और टेंजाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी, मतलब कि क्रिस्टलाइन रीजन का क्रिस्टलिनिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है। और ये सारे आप देख सकते हो, और ये काफ़ी हाइड्रोफोबिक हो जाता है, जहाँ पे एट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन स्पाइडर सिल्क का एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जहाँ पे सिल्क इज इनसोल्युबल वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड बी सीटेड। इसमें ये कह सकते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनेबल होते हैं पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड बी सीट से जुड़े होते हैं, इसलिए हम उसको वाटर सोल्यूबल नहीं कह सकते। अब हम बात करेंगे आगे। गाइस देखिए स्ट्रक्चर स्पाइडर सिल्क का अभी तक चल ही रहा है। ये देखिए ग्लासिन रीजन है वो एग्रीगेट करेगा, स्पीड्रोइन क्या है, एग्रीगेट करेगा और वो फॉर्म करेगा एमोर्फस रीजन को, अब वो एमोर्फस रीजन को बनाएगा। ये जो गाइस पिंक देख रहे हैं ना लोग, ये हाई ऑर्डर बी सीट है, और जो येलो पार्ट देख रहे हैं ये लो ऑर्डर लेस ऑर्डर क्रिस्टलाइन एरिया है, ये लेस ऑर्डर है, ये हाई ऑर्डर है, ठीक है गाइस। अब देखिए CH3 से जुड़ा हुआ है। ग्लिसिन रीजन जो है स्पाइरल रीजन होने के कारण ये स्पीड्रोन को एग्रीगेट करता है कि ये एमरफस रीजन बना, तू एमरफस रीजन बना, और वो कहता है कि इलास्टिसिटी रीजन में स्पाइडर को इलास्टिक रीजन में स्पाइडर सिल्क के लिए एमरफस एरियाज को भी कंजर्व कर। फिर क्या करता है, जो लेस ऑर्डर एलानाइन रीजन होता है वो क्रिस्टलाइन रीजन के पास भी आइडेंटिफाई कर पाता है और वो कनेक्ट कर पाता है बी सीट से एमरफस रीजन तक। तो देखिए गाइस कनेक्ट कर रहा है ना, एमरफस रीजन कनेक्ट कर रहा है लेस ऑर्डर क्रिस्टलाइन रीजन के एरिया के। ये ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर जो है स्पाइडर सिल्क का वो कंसीडर किया जाता है क्रिस्टलाइन रीजन में और इन एमरफस मैट्रिक्स में, मतलब कि ये पूरा जो है ये पूरा हमारा एक तरह से क्रिस्टलाइन ही रीजन है गाइस, लेकिन ये किसी मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स क्या करता है, किसी चीज को बाइंड करता है गाइस। मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट फाइबर टेक्नोलॉजी में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पॉलीमर वर्ल्ड में। सो गाइस चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइज देखिए इसको मैं फिर ये मैट्रिक्स के अंदर होता है और जो कैवलर होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर इसी तरीके से वर्क करता है। इट इज नॉट एंटायरली क्लियर, ये एंटायरली क्लियर नहीं होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, लेकिन अलाइन करता है सेल्फ असेंबली से और वो फॉर्म सिल्क बना देता है। लेकिन ये इनसोल्यूबल जो इसके इन्वॉल्व करता है मैकेनिकल और फ्रिक्शनल फोर्स को भी ये इन्वॉल्व करता है ड्यूरिंग प्रोसेस, जिसके कारण जो पैसेज होता है स्पाइडर का वो स्पिनिंग ऑर्गन के थ्रू हो पाता है।
गाइस देखिए, जैसे मैंने बताया हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। आप सपोज कीजिए आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए आप रिसर्च ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ लिमिटेशन है गाइस। वो लिमिटेशन इस तरीके से हैं, जो प्रोडक्शन है हम स्पाइडर सिल्क का सिंपल नहीं है। यदि इसकी बहुत सी प्रॉब्लम है, हम फर्स्टली तो हम स्पाइडर्स को हम फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि हम फॉर्म कर रहे हैं जस्ट लाइक सिल्क वॉर्म, लेकिन कैनिबल हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है और ईट कर सकते हैं हमारे प्लांट्स को, और वो रह सकते हैं। लेकिन जो सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें कम से कम 400 स्पाइडर्स चाहिए, उससे कम से कम 100 स्क्वायर यार्ड क्लॉथ ही कपड़ा बन पाएगा। तो ये काफ़ी बहुत ही मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल लग रहा है गाइस। 400 में 1 यार्ड मतलब कितने ज़्यादा हमको जमा करने पड़ेंगे स्पाइडर। यही कारण है कि जो सिल्क है वो काफ़ी हार्डन, और ये हार्डन भी हो जाता है जब हम एयर के एक्सपोज में रखें, हवा लग जाती है इसके अंदर, तो उसके अंदर एमरफस रीजन बिल्ट होने लग जाता है, तो इसके अंदर ये बिटलनेस हो जाता है। तो ये भी एक खतरा है, ये लिमिटेशंस है जो हम स्पाइडर सिल्क हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यही कारण हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बताएं कि हम, जैसे मैंने बताया, केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए केमिकल की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लैक ऑफ नॉलेज हुई तो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसके लिए ही हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ का रेप्लिकेशन ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अचीव किया जा सकता है रेप्लिकेशन से। सबसे पहले इस रिसर्च को हाल ही में रेडोल्फ वी लुइस ने, प्रोफेसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ वयोंग ने लार्मी के वो इंसर्टेड सिल्क को जीन्स जो जीन होता है किसी भी वो सर्ट किया इकोलाई के बैक्टीरिया में सक्सेसफुली, और जिसे प्रोड्यूस हुआ रिपीटेटिव सेक्टर इस सेगमेंट। गाइज इसको सही ध्यान से समझिएगा, स्पाइडरन 1 और स्पाइडरन 2 हमारा इकोलाई के अंदर प्रोड्यूस हो गया, मतलब जो प्रोड्यूस हमारा उसके अंदर हो रहा था स्पाइडर के अंदर, वो हमने प्रोड्यूस कर दिया इकोलाई के अंदर। मतलब इकोलाई तो एक बैक्टीरिया है, इसको तो हम इजिली कल्चर कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, जीन को इंसर्ट कर दिया इस बैक्टीरिया के अंदर और उसको कल्चर किया, जिससे कि इसने स्पाइडरन और स्पाइडरन 1 के सेगमेंट के रिपीटेड प्रोड्यूस करना चालू किए, जिससे हम ये देखिएगा, जिससे ये हम प्रोटीन और फाइबर सिल्क बना सके। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने गोट पे किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गोट होता है उसका जो ग्लैंड होता है, मेमेलियन ग्लैंड, उसके थ्रू वो दूध प्रोड्यूस करता है, और वो जो हमारा स्पाइडर होता है वो भी ग्लैंड के थ्रू ही स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो क्यों ना उसका इंसर्टेड जीन अगर हम गोट के अंदर डाले तो क्या कुछ हो सकता है ऐसा। हमारे नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी के मॉन्ट्रेला जो कनाडा में स्थित है, उन्होंने क्या किया, जो इंसर्ट किया गोट का जीन हमारे, और जिसके इसके अंदर गोट के अंदर जीन प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क और प्रोटीन, इसके होप्स ऑफ काफ़ी बेटर मेथड अचीव्ड हुआ, जिसके कारण जो प्रोटीन है बैक्टीरिया का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ ड्यू टू फैकल्टी क्रॉसलिंग के कारण प्रोटीन का, और काफ़ी हाइड और वाइट लंप कैन फॉर्म हो रहा था जब हम बैक्टीरिया में कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर ना लंप्स फॉर्म हो रहे थे, ना काफ़ी हार्ड हो रहा था, काफ़ी अच्छा हुआ। तो क्योंकि ये जो मिल्क प्रोडक्शन जैसे बताया मेमरी ग्लैंड में वो सिमिलर होता है टू सिल्क प्रोटीन प्रोडक्शन में स्पाइडर में जो हो रहा है, इसके कारण प्रॉपर प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग हो सकी गोट में। ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था। तो कुछ लोगों ने ये भी सजेशंस दिए कि हम इसको एज अ फॉर्म भी कर सकते हैं, अगर हम इनको प्लांट कल्चर्स में या फिर प्लांट टेक्नोलॉजी में अगर इंसर्ट करें इन जीन्स को, तो हम जैसे कि कपास की खेती और जैसे कि हम ये करते हैं, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इन्होंने रिस्पॉन्सिबल किया कि कॉमन ऑफ फ्लैगिंग स्पाइडर सिल्क इज नेचर कुड बी लीड टू रेंज ऑफ सिल्क कलर्स, अलग अलग तरह के सिल्क कलर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सोया प्लांट में इंसर्ट किया, इंसरेशन किया फंगी और सोया प्लांट में। अब जीन क्लोनिंग है क्या गाइस, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम करेंगे कैसे। सबसे पहले जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है आप उससे समझ रहे होंगे गाइस। सबसे पहले इकोलाई एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा डीएनए किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे स्पाइडर हो गया, इसके अंदर से क्या करेंगे, सेल निकालेंगे। अब देखिए, अब मैं इससे समझाऊंगा तुमको, अब तुम समझोगे कैसे। देखो, जो सेल है विद डीएनए कंटेनिंग करता है जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंटेन करके रखता है। अब ये आइसो डीएनए को अगर हम निकाल लेंगे, इसके डीएनए जो ये इस प्लाज्मा के अंदर डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को हम अगर निकाल लेंगे सेल के अंदर, डीएनए को हम अगर आइसोलेट कर लिए जाएंगे, तो इसके अंदर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है गाइस। ये देखिए लाल लाल कलर का आप देख रहे होंगे, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको निकालना है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्लीवेज के काम आते हैं। सो क्लीव कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर तक आ गया, अब जीन इंटरेस्ट कर दिया, बाकी डीएनए का कोई काम नहीं है।
अब इकोलाई बैक्टीरिया हमें इससे किसके अंदर डालना है ना, तो इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। हमें क्या करना है, इस प्लाज्मिड को आइसोलेट करना है। प्लाज्मिड आइसोलेट हुआ, फिर हम क्या करना है, फिर एंजाइम की मदद से, जैसे हमने इसको काटा और उसको अलग किया, ऐसे ही हम एंजाइम की मदद से इसको कट करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के। बैम लगा लिया, BM सेकेंड लगा लिया, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का चुनाव गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो देख के ये इधर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पे यहाँ पे लगा देंगे, और फिर ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और वो कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड टारगेट करेगा फ्रेगमेंट को, प्लाज्मिड DNA को। तो ये वाला जीन ऑफ सेगमेंट, इसका जीन ऑफ सेगमेंट इसके अंदर जुड़ गया ये प्लाज्मिड का। फिर ये ऐड करेंगे लाइगेज को ऐड करके, क्योंकि लाइगेज क्या करता है, ये हेल्प करेगा क्लोज करने में। जैसे कि ये एरिया छूट रहा है ना गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है, यहाँ थोड़ा गैप आ रहा है, लगाते होते लेकिन गैप आ रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए हम लाइगेज, DNA लाइगेज का यूज़ करेंगे, और वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से बाउंड हो जाएगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका कभी था ही नहीं, हमने किसी और का लगाया है। इसी तरह से ये रिकॉम्बिनेट DNA जो है, फिर हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेट DNA प्लाज्मिड कहलाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक्टीरियम था, ये बैक्टीरियम, इसके अंदर दोबारा हम इंसर्ट कर देंगे इसको। तो ये क्या करेगा, फिर इसको प्यूरिफाई करेंगे, और इसके अंदर करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा वो और बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा, जिससे कि ये क्लोन्स बनाएगा। देखिए कितने सारे क्लोन्स बनाना चालू कर दिया है। तो मतलब एंड ऑफ द डे इसके अंदर वापस इंसर्ट किया, लेकिन इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके किया। तो देखिए गाइस, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, हम किस तरीके से किसी का कोई पार्ट किसी का उठा के इधर से उधर कर रहे हैं। तो बस यही है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आगे बढ़ गई है। तो इस तरीके से होगा, इसका 7 स्टेप्स हैं, लेकिन ये 7 स्टेप्स से अच्छा मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। आइसोलेशन, DNA जीन, इंसर्शन, सारे स्टेप्स हैं इसके। इसके बाद गाइज, कभी भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हर चीज़ का एक मोटिव होता है, वो मोटिव एप्लीकेशन होता है। किस किस एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज़ करने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइज सबसे मेन तो हम जो यूज़ करने वाले बुलेट प्रूफ क्लोथिंग के लिए, क्योंकि हम कैबलेट को रिप्लेस करेंगे, तो बुलेट प्रूफ क्लोथिंग के लिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा वियर रेजिस्टेंट है ये, तो लाइट वेट क्लोथिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। रॉप्स और नेट्स और स्टील बैट्स और पैरासूट्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जो हम हाई परफॉर्मेंस को ले रहे थे, जो काफ़ी महंगे, हम इस स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं। रस्ट फ्री पैनल और मोटर व्हीकल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कोरोसिव रेजिस्टेंस है। बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स बना सकते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि एक तरीके से बायोपॉलीमर है। बैंडेजेस और सर्जिकल थ्रेड्स के लिए भी, और आर्टिफिशियल टेंडेंट्स और लिगामेंट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और हम सपोर्ट के लिए ब्लड के वेसल्स, वीक ब्लड वेसल्स भी बना सकते हैं। सो गाइज, ये एप्लीकेशंस थी जो अभी तक हमने डिस्कस की। अभी तक हमने सब कुछ बताया आपको, क्या क्या हमने डिस्कस किया। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।